बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद शाहजेब खान आपके सामने हाजिर हूं आज लेक्चर नंबर 4 के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने सेकेंड ईयर की बुक को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके चैप्टर नंबर 1 को ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। पहले 3 लेक्चर्स में जी हम फैमिलीज तक स्टडी कर चुके हैं, फैमिलीज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो आज ये ब्लॉक्स की तरफ आएंगे। पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होते हैं जी? 4। यानी कि 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर सेट किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अब उसकी वजह भी देख लेते हैं और उनको सेट कैसे किया हुआ है ये स्टडी करेंगे। वजह जी आपके पास क्या होती है? ये वैलेंस ऑर्बिटल्स, कि कोई भी एटम है, एक न्यूट्रल एटम है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स में मौजूद होंगे। शेल्स में, सब शेल्स के ऑर्बिटल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनको। तो अब यहां पर जो वो मौजूद हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लाइक sp,d,f, ये आप लोगों ने स्टडी किया होगा फर्स्ट ईयर में भी, क्वांटम नंबर्स के अंदर भी ये बात आपने पढ़ी हुई है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, कि जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। जो p ऑर्बिटल है हमारे पास उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट होते हैं। इसी तरह d में 10 और f में 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने देखना ये होता है यहां पर कि कोई भी एटम है ना आपके पास, एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये एक तरीका है हमारे पास, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे जी हाइड्रोजन है, सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। तो ये आप देखें, ये s पे आके जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इस एलिमेंट को मैं किन में प्लेस करूंगा? s ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये s ब्लॉक की अच्छी तरह सीख लीजिएगा, बाकी आपको समझना आसान हो जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे सोडियम। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखें 11 का मतलब ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है। s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी, 1s2, 2s2, अगेन s ऑर्बिटल है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। p में 6 आते हैं, टोटल कितने हो गए जी? 6 + 2 8 + 2 10, टोटल है 11। इसके आगे आता है 3s, ये 1 और आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो इसमें भी देखिए ये हमारा वैलेंस ऑर्बिटल आया है, ये s जो है, और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो फिर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पे आके खत्म हो रही है, जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि सोडियम जो है ये भी हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स का ही मेंबर है, s ब्लॉक एलिमेंट्स में पाया जाता है। हाइड्रोजन और सोडियम ये दोनों हमने देख लिए, दोनों s ब्लॉक में आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट जो वैलेंस ऑर्बिटल आता है आपके पास वो दोनों में s आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं अब ये s ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लें तो 1a और 2a ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 1a में कौन से हैं जी? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इन सब के एटॉमिक नंबर्स की जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड किधर होगी? s पे। उसी तरह 2a में कौन से हैं जी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें भी सेम s2 पे। बेरिलियम देख लीजिए आप, Be, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है जनाब इसका। तो अब इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूं 1s2 2s2, ले स्टूडेंट्स ये देखें ये भी 2s पे खत्म हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन वैलेंस ऑर्बिटल हमारे पास क्या आया? s आया, जिसकी वजह से ये आपके पास s ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल होंगे। और बिल्कुल इसी तरह इनकी भी तरतीब है, आगे सिर्फ हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने वो बात भी लिखी हुई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व s ऑर्बिटल, तो वो हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। बच्चे बिल्कुल इसी तरह p ब्लॉक एलिमेंट्स अब कौन से होंगे? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल के अंदर इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म हो रही है,
वो आपके पास क्या होंगे, बोरॉन की बात कर लेते हैं जी, यहां से भी एक एग्जांपल को आप डिस्कस कर लेते हैं। 3A ग्रुप का पहला मेंबर है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। तो अब देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूं 1s2 2s2, 4 हो गए, 2p1, ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनाब आपके सामने। तो अब इसमें देखें p में आगे खत्म हो रहा है, यहां पे हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, p है। तो इट्स मीन बोरॉन कौन से ब्लॉक में जाएगा, बोरॉन के लिए हमारे पास p ब्लॉक मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। और 3A से लेकर के 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल एग्जिस्ट इन p ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको आप पूरा p ब्लॉक कहेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्यों, क्योंकि हीलियम s ब्लॉक है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 1s2 दैट्स इट। तो ये हीलियम जो है ये एक एक्सेप्शन है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि हीलियम जो है आपके पास क्लास स्टूडेंट्स, हीलियम जो है ये आपके पास p ब्लॉक में नहीं बल्कि s ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो वो कौन से आपके पास, ऑल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इसी चैप्टर के आगे जाके हमने डिस्कस करना है एंड पे। उसमें 3B से लेकर के 4B 5B 6B अप टू 2B आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, अपने सामने पीरियोडिक टेबल लाजमी रख लीजिएगा जब ये बात स्टडी कर रहे हो। तो इसमें देखें 3B से 2B तक के जितने एलिमेंट्स हैं ये सब D ब्लॉक में आते हैं, यानी कि इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो D ब्लॉक पे जाके खत्म होती है। और बिल्कुल इसी तरह F ब्लॉक की मैं बात करूं तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, वो आपके पास क्या है, F ब्लॉक में आते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अब किस तरह से मौजूद है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। मेटल्स से बात मैं शुरू कर रहा हूं। पहले मेटल्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हैं, ये लास्ट तक याद रखिएगा, इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा यूज होगी आगे जाके। देखिए जी, पहली बात, जो मेटल्स जितनी भी हैं दे ऑल आर लस्ट्रस एंड शाइनिंग, यानी कि कोई भी मेटल होती है उसमें से चमक निकलती है, शाइन निकलती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, कोई भी मेटल होगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही होती है। ये बात को स्टडी करेंगे बाद में। आगे आ जाती है मैलिएबिलिटी, मैलिएबल होना मेटल का, डक्टाइल होना, ये बातें आपने पढ़ी होंगी। मैलिएबल मतलब शीट में कंप्रेस कर देना उसको, जैसे ये पंखे के पर वगैरह होते हैं, या और लाइक डिफरेंट शीट्स है, मेटल है आपके पास, उस पर एब्रेशन लगाएंगे, कंप्रेस करके उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह डक्टिलिटी भी यही चीज में आ जाती है, लेकिन उसमें आप वायर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, एज वेल एज मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेटल्स। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। उसके बाद ये बात समझ लें, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जितनी भी मेटल्स हैं बच्चे वो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। वो कैसे, अब देखें, इनको बेसिक ऑक्साइड क्यों बनते हैं मेटल से, क्योंकि जब भी मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस गिव करता है। सो दैट्स व्हाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड इन नेचर। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स इन नेचर। अब उनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो, वो जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस गिव करेगा। ये मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल सामने लिखे हैं, लाइक आप देख लें, सोडियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, तीनों मेटल्स हो गई, तीनों के आगे ऑक्सीजन लगाया हुआ है मैंने, यानी कि फिर ये तीनों मेरे पास मेटालिक ऑक्साइड हो गए। और इन तीनों ने जनाब देखें जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम के ऑक्साइड ने, यानी कि मेटल ऑक्साइड है ये, इसने क्या गिव की बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है आपके पास बेस है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बच्चे देखें ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव कर रहा है, जो कि एक बेस है। और सेम यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ने भी वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव किया। बच्चे ये भी आपको पता है क्या है, बेस है। ये बेस की निशानी मैं पहले ही बताई थी, हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स का होना। तो मेटल्स के ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो बेसिस बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई मेटालिक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं,
बेसिक ऑक्साइड इन नेचर। उसके आगे देखें क्लास, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइंस, यानी कि जितनी भी मेटल्स हैं उनके लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत आसान होता है। मेटल्स रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी मेटल्स हैं बाआसानी अपने सबसे बाहर वाले शेल से, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से लूज कर देती हैं, जिनकी वजह से फिर वो कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। कैटाइन कौन साइन होता है? पॉजिटिव आयन। कोई भी मेटल वो न्यूट्रल होगा उसका एटम, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी, प्रोटॉन्स की ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कैटाइन फॉर्म करेगा। ये एक बात आपको बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए, याद रखिएगा अगेन, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ज्यादातर एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? पीरियोडिक टेबल के अंदर ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स हैं। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड 91 मेटल्स आउट ऑफ 118, 118 एलिमेंट्स हैं टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनमें से बचे 91 जो है हमारे पास मेटल्स हैं। बाकी रिमेनिंग जो रह गए उनमें नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने मैंने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को रख दिया है। अब हम बात करेंगे आगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। इसी के बिलमुकाबिल उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए जी, नॉन मेटल्स की जब मैं बात करता हूं, नॉन मेटल्स के हवाले में पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, तो देयर आर 22 नॉन मेटल्स। ये स्पेशली इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होती है, इसको नोट किया करें और याद रखा करें। देयर आर 22 एलिमेंट्स दैट आर नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, और इनमें से भी आगे देख लें जो 10 हैं वो आपके पास सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं, लाइक सल्फर वगैरह। इसी तरह जो 11 हैं वो गैसेज हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल है। और इसी तरह एक ऐसी भी आपके पास एलिमेंट है, ऐसा भी एलिमेंट है, और ब्रोमीन है वो, ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और आरटीपी रूम टेम्परेचर। इसी तरह एक मेटल भी होती है, मेरे में ये बात आ गई है, एंड दैट इज मर्करी। Mercury is the only metal which exists in liquid state. The remaining all the metals all exist in solid state. But mercury is the only metal exist in the whole periodic table which exists in liquid state. ये बात याद रखिएगा। नॉन मेटल भी ये एक मैंने आपको बता दिया, that is bromine which exists in liquid state at normal conditions. खैर ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो जी नॉन मेटल्स दे आर नॉन लस्ट्रस, ये शाइनी नहीं होती, इनकी सरफेस से रफ होती है, ठीक है। सेकंड थिंग, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। सॉलिड नॉन मेटल्स यानी कि मैं इन 10 की बात कर रहा हूं इस टाइम, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी ब्रोकन, उनको तोड़ा जा सकता है आसानी से। बात समझ रहे हैं कि एक ऐसी नॉन मेटल है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो आपके सामने सिंपली क्या होगी, अगर आप उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे देन इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। तो ये सॉलिड नॉन मेटल जो हैं दे ऑल आर ब्रिटल इन नेचर, सो ये इस तरह से एक ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद दे आर पुअर और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर पुअर कंडक्टर्स बट एट वेरी सिवियर कंडीशंस एंड वेरी रेयर नॉन मेटल्स दैट कुड बी पुअर कंडक्टर, अदरवाइज दे आर नॉन कंडक्टर। बात समझ रहे हैं? सो नॉन मेटल्स जो है आमतौर पे वो या तो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं एट सम कंडीशंस, या आमतौर पे वो नॉन कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। उनमें से हीट भी पास नहीं हो पाती और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो पाती। अच्छा, यहां पे अब ये अगेन एक बात याद रखिएगा, हमने मेटल्स के ऑक्साइड्स में देखा था कि दे फॉर्म बेसिस व्हेन दे गेट रिएक्टेड विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स इन नेचर। तो अब यहां पर जब मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं तो आप देखें ये एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, मींस व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे बच्चे, वो जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल गिव एसिड, वो एसिड गिव करेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर, नॉन मेटल्स। इनकी भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आमतौर पर डिस्कस कर देता हूं ताकि ऊपर वाली बात क्लियर हो जाए। तो आप देखें सल्फर नॉन मेटल है,
फोस्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और बिल्कुल उसी तरह इन तीनों के आगे भी ये ऑक्सीजन अटैच हैं, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बन गए। सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये मेरे पास क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। एंड व्हेन दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स गेट रिएक्टेड विद वाटर, सेम। अब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करें तो बच्चे देखें ये एसिड्स गिव करें। सल्फ्यूरिक एसिड, मशहूर मारूफ किंग ऑफ एसिड्स भी इसको कहा जाता है, विच वाज बीन डिस्कवर्ड बाय जाबिर बिन हयान। तो अब आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास एसिड बन गया कब, जब नॉन मेटल ने वाटर के साथ रिएक्ट किया। इसी तरह सॉरी नॉन मेटल के ऑक्साइड ने, ये बात ध्यान में रखनी, यहां पर अगेन देखेंगे अगेन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसने भी जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या गिव कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये भी एसिड आ गया आप सामने, व्हाट इज इट, इट इज फॉस्फोरिक एसिड। इधर भी अभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड गिव कर दिया। सेम थिंग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, व्हेन इट विल गेट रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये भी एसिड है आपके सामने। सो दैट्स व्हाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स इन नेचर, बिकॉज व्हेन दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स गेट रिएक्टेड विद वाटर दे गिव एसिड्स। क्लियर? ये दोनों ही बातें, एक ये बात भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखिएगा और ये बात भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखिएगा। फर्दरमोर टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जो आपके पास मेटल्स थी बच्चे वो पॉजिटिव आयन बनाती थी, जबकि नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है ज्यादातर के पास कि वो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करती हैं। एंड हाउ नेगेटिव आयन विल फॉर्म, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है जो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जितनी है उनके एटम का साइज बड़ा छोटा हो जाता है इस वजह से। सो दैट्स व्हाई कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, इस चैप्टर के एंड तक इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको समझना बहुत आसान हो जाएंगी। आगे यही बातें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जी मेटालॉइड्स की तरफ, लास्ट चीज आज के लेक्चर की। मेटालॉइड्स में ये भी इंफॉर्मेशन पहले देख लें, देयर आर 6 मेटालॉइड्स दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आज तक की इंफॉर्मेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि अब 6 आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटालॉइड्स हैं, और वो 6 के 6 मैंने लिख दिए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, टिन एंड टेल्यूरियम। These are the 6 elements that are metalloids, जो कि metalloids हैं। और metalloids क्या होते हैं, ये मैंने नीचे उनकी डेफिनेशन लिख दी है। एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, दरमियान में, इन बिटवीन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये आपके सामने, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये आपके सामने है। But there are 6 elements existing in the periodic table which may show intermediate properties of metals and non-metals. मेटल और नॉन मेटल दोनों की दरमियानी प्रॉपर्टीज, यानी कि दोनों की ही प्रॉपर्टीज अपॉन डिफरेंट कंडीशंस। मुख्तलिफ कंडीशन में वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो करती हैं, कभी मेटल की ज्यादा, कभी नॉन मेटल की ज्यादा। तो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है जी, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स having intermediate properties of metals and non-metals, कि metals और non-metals की दरमियान वाली properties, यानी कि कुछ इसकी properties जो मौजूद हो, उस तरह के elements metalloids कहलाते हैं। अब metalloids में they form amphoteric oxide। amphoteric oxide जो है आपके पास, इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली इसी चैप्टर में ना, आगे टॉपिक है ऑक्साइड्स का। सिर्फ वहां तक मुझे पहुंचने दें, अभी के हवाले से इतना जहन में रख लीजिएगा कि मेटालॉइड्स क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों से ही वो मिलके बन जाते हैं, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। तो मेटालॉइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स गिव करते हैं। और अगर मेटालॉइड्स की कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी जो है इनकी, अगर मैं यू लाइन बोल दूं, मेटालॉइड्स हैव लेस कंडक्टिविटी देन मेटल्स बट आर गुड कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स।
यानी कि नॉन मेटल्स की निस्बत मेटालॉइड्स की कंडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन मेटल्स की निस्बत कम है। तो ये वाली मेरी बात आप देख लें, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, तो ये इंटरमीडिएट है मेटल और नॉन मेटल के, कि जो मेटालॉइड्स हैं या सेमी मेटल्स भी इनको कहा जाता है, ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा, मेरा ख्याल है मैंने यहां बताया नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, मेटालॉइड्स या आप इनको सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं, मेटालॉइड्स को ही, ये जो 6 एलिमेंट्स थे। तो दी कंडक्टिविटी इनकी मेटल के निस्बत दे आर बैड कंडक्टर, दे शो लेस कंडक्टिविटी, लेकिन नॉन मेटल्स की निस्बत मेटालॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स एंड दे शो बेटर कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो ये आपके सामने कुछ मेटालॉइड्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। ये एक आखिरी बात देख लीजिएगा एमसीक्यू के लिए फिर से, कि मेटल्स, ये जो आपके पास मेटालॉइड्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि मेटालॉइड्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इस तरह से उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज की लास्ट बात थी, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये आप देख लें बोर्ड, इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि आप भी यूं बुलेट्स में लिख लें, यूं याद करना स्टूडेंट्स जो है ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, इसको आज लाजमी रीड कर लीजिएगा आप, उसके बाद इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। बाकी कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।